हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया एंथैल्पी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे संभवन ऊष्मा के बारे में। तो जो संभवन ऊष्मा है, जब कोई यौगिक का एक मोल उसके अवयवी तत्वों से मिल करके बनता है तो अभिक्रिया की जो ऊष्मा रहेगी उसको संभवन ऊष्मा कहते हैं। संभवन का मतलब है निर्माण होने की ऊष्मा। तो कोई भी यौगिक बनेगा तो बनने के लिए जिस जिस तत्व से वो मिल करके बनेगा उन सब से मिल करके जब एक मोल यौगिक का निर्माण होता है तो उस स्थिति में जो भी ऊष्मा अभिक्रिया की होती है उसको बोलेंगे उसकी संभवन ऊष्मा। और संभवन ऊष्मा को डेल एच एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल एच एफ से संभवन ऊष्मा को प्रदर्शित करेंगे। एफ माने होता है फॉर्मेशन और डेल एच माने होता है एंथैल्पी परिवर्तन। तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की एंथैल्पी। तो इसके लिए अभी से पहले देखे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जब संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं तो उसके लिए 393.5 किलो जूल एंथैल्पी परिवर्तन का मान रहता है। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाएंगे, वाटर बनाते हैं, तो उसमें 286 किलो जूल एंथैल्पी परिवर्तन होता है। तो इसमें ये दोनों उसकी संभवन की एंथैल्पी कहलाएंगे। यहाँ पे जो CH प्लस O2 गैस और ये बनाता है CO2 गैस। तो C और O CO2 बना रहे हैं तो इसका जब एक मोल बनेगा तो उसको बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और कार्बन की। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड के अवयवी तत्व कहलाएंगे। और इन दोनों से मिलकर जब इसका एक मोल बनेगा तो इसमें जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगी वह कार्बन डाइऑक्साइड की संभवन की एंथैल्पी कहलाएगी। उसी प्रकार जल के लिए भी होता है। तो इसके लिए इसका मान -393.5 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। डेल एच फॉर्मेशन बराबर। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। संभवन जो ऊष्मा रहता है उसको जब एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर देखेंगे तो क्या कहलाएगा? डेल एच एफ 0 माने कि मानक संभवन ऊष्मा या मानक संभवन एंथैल्पी कहलाएगा। और ये 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 298 केल्विन टेम्परेचर पे होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये दोनों जब नहीं रहेगा तो यहाँ पे 0 नहीं आता है। ये हो गया मानक एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर मानक संभवन ऊष्मा। अब जो मानक संभवन ऊष्मा है उसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो पहला है किसी भी जो तत्व रहता है उसकी मानक संभवन ऊष्मा का मान 0 रहेगा, क्योंकि तत्व में हमेशा एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। तो उनके लिए जो मानक संभवन ऊष्मा का मान है 0 रहता है। जैसे कि O2, P4, S8 इस प्रकार से। और जो कार्बन ग्रेफाइट के रूप में पाया जाएगा इन सब के लिए मानक संभवन ऊष्मा का मान 0 रहता है। ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के एक अणु बनाएंगे। फास्फोरस में P4 रहता है और सल्फर में S8 रहता है। उसके बाद जो एंथैल्पी परिवर्तन अभिक्रिया की मानक संभवन एंथैल्पी नहीं रहती है, माने कि 2H2 प्लस O2 मिलकर के बनाएंगे 2H2O। तो इस अभिक्रिया के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह मानक एंथैल्पी परिवर्तन नहीं कहलाता है, क्योंकि इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान है वह
यहाँ पे उत्पाद के 2 मोल बन रहे हैं और 1 मोल बनेगा, तभी वहाँ पे एंथैल्पी संभवन की एंथैल्पी कहलाएगी। यहाँ पे 2 मोल बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह मानक संभवन एंथैल्पी नहीं कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं डेल एच। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अनुप्रयोग, माने कि डेल एच एफ 0 या मानक संभवन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। तो इसमें देखेंगे तो किसी भी अभिक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो यौगिक रहते हैं उनकी अगर संभवन ऊष्मा ज्ञात होगी तो अभिक्रिया की मानक संभवन ऊष्मा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया लेंगे तो उसके लिए जो अभिकारक रहेगा और उत्पाद रहेगा उनकी मानक संभवन ऊष्मा जब ज्ञात होगी तो पूरी अभिक्रिया के लिए मानक संभवन ऊष्मा का मान निकाला जा सकता है। जैसे कि मेथेन के लिए देखेंगे तो CH4 ये गैस रूप में रहता है, प्लस 2O2 ये भी गैस रूप में रहेगा। तो यहाँ पे मेथेन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएंगे, प्लस H2O ये लिक्विड रूप में रहता है। ये एक अभिक्रिया है। तो इसके लिए जब डेल एच एफ 0 निकालेंगे तो हम लोग को करना पड़ेगा कि इन दोनों की जो एंथैल्पी है मानक एंथैल्पी उसको घटाएंगे इन दोनों की मानक एंथैल्पी से। यहाँ पर 2H2O बनता है। तो घटाने के लिए पहले इसके लिए जो मानक एंथैल्पी है उसका मान लिखेंगे, फिर इसके लिए लिखेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। उसके बाद जो मान आएगा उसमें इन दोनों के मान को जोड़ करके घटा देते हैं। तो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखते हैं तो 393.5 रहता है और ये ऋण में रहेगा, माने कि ऋणात्मक रहता है। प्लस H2O के लिए जब देखेंगे तो -285.8 रहता है। तो वहाँ पर 2 H2O है तो यहाँ पे 2 से उसको इंटू करेंगे और -285.8 रहता है H2O के लिए। उसके बाद इसको बड़े ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे रिएक्टेंट के लिए देखेंगे तो माइनस घटाना है तो माइनस किए। उसके बाद एक और बड़ा ब्रैकेट। अब मेथेन के लिए देखते हैं तो इसका मान -74.9 प्लस अगर O2 गैस के लिए देखेंगे तो इसका मान होता है 0। तो ये हो जाएगा 0। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी को जोड़ेंगे और रिएक्टेंट की एंथैल्पी को जोड़ेंगे और उसके साथ साथ मोलों की संख्या को भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। H2O 2 है तो 2 लिखे हैं। यहाँ पे O2 का 0 है तो इसको हम लोग 2 × 0 भी लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा -393.5 प्लस इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 571.6 आएगा और माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। उसके बाद ये जो माइनस और प्लस माइनस खोल करके प्लस हो जाएगा और ये 2 × 0 है तो ये 0 हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 74.9। अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा लेकिन जो चिन्ह आएगा वो माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पे 6 और 5 11 का 1 हासिल आएगा 1। उसके बाद 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 यहाँ पे आएगा
और 9 और 7 16 हो जाएगा। 16 का 6 और 1 हासिल तो 5 3 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 965.1 प्लस यहाँ पे आएगा 74.9। तो इसमें जब ये माइनस में है ये प्लस में है तो ये बड़ा है, तो इसका जो चिन्ह आएगा फिर माइनस में आएगा, बड़ा वाला का चिन्ह लेते हैं और इतने में इतने को घटाना है। तो यहाँ पे 1 में 9 को घटाएंगे, माने कि 11 में 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। उसके बाद यहाँ पे 4 में 4 गया तो 0 और ये हो जाएगा 16 में 7 जाने पे आ जाएगा 9 और ये बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 890.2 और इसका मात्रक जो भी रहेगा किलो जूल में रहेगा तो किलो जूल में, कैलोरी में रहेगा तो कैलोरी में। तो यहाँ पे किलो जूल में इन सब का था तो इसको भी किलो जूल में लिए हैं। तो ये किसके लिए हो जाएगा, पूरी इस अभिक्रिया के लिए जो मानक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, माने पूरी अभिक्रिया के लिए जो मानक एंथैल्पी है, यहाँ पे आर मानक एंथैल्पी परिवर्तन ऑफ टोटल अभिक्रिया के लिए तो ऋण 890.2 किलो जूल ये आएगा। तो इस प्रकार से संभवन ऊष्मा का मान हम लोग निकाल सकते हैं जब सबका अलग अलग संभवन ऊष्मा का मान पता रहेगा तब। अब दूसरा देखेंगे इसी में दहन की एंथैल्पी। तो दहन की एंथैल्पी का मतलब है जब किसी पदार्थ का 1 मोल लेंगे और उसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब वो जलेगा और जलने के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा और ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। तो जो भी ऊष्मा उस क्रिया में उत्सर्जित होगी वह कहलाएगी उसकी दहन की एंथैल्पी। तो मेथेन जो रहता है उसके लिए दहन की एंथैल्पी का मान जब देखते हैं तो 890.4 किलो जूल मिलता है। यहाँ पे ये मेथेन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कराए हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है, माने कि जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनेगा। तो इसके लिए जब दहन की एंथैल्पी का मान निकालते हैं तो 890.4 किलो जूल मिलता है। यहाँ पे कैलकुलेट किए तो 2 आया है, पर वास्तव में 890.4 किलो जूल मिलेगा जो मेथेन की दहन की एंथैल्पी कहलाएगी। उसी प्रकार दूसरा रिएक्शन के लिए भी दहन की एंथैल्पी का मान निकाल सकते हैं। और पूर्ण ऑक्सीकरण, वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया होना या फिर अभिक्रिया होना। अब देखते हैं कि जो मानक की स्थिति में जो दहन की एंथैल्पी है उसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ कंबसन, और कंबसन को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल CH या फिर डेल HC। दहन को कंबसन बोला जाता है इंग्लिश में और डेल HC से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे जब ये मानक स्थिति में रहेगा, माने कि एक वायुमंडलीय दाब 298 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, तो यहाँ पे मानक दहन की एंथैल्पी इसको बोला जाएगा, या फिर डेल CH0 भी लिखेंगे। अब देखते हैं भोजन या ईंधन का दहन, माने कंबसन ऑफ फूड और फ्यूल। तो मशीन और गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डाला जाता है, ईंधन डाला जाता है, उसको या फिर कहीं कहीं कोयला का उपयोग किया जाता है मशीनों को चलाने के लिए, इन सब का दहन होता है। इसी प्रकार जो शरीर है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है चलने के लिए उसको, तो इसमें भी भोजन के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जो मोटर गाड़ी में, मशीनों में और शरीर के अंदर
ईंधनों के या फिर भोजन के दहन से ऊर्जा मिलती है, जो कि दहन की ऊष्मा या फिर ईंधन ऊष्मा कहलाएगी। 1 ग्राम भोजन या फिर ईंधन के कैलोरी या फिर जूल के रूप में 1 ग्राम भोजन लेंगे, उसका दहन होगा शरीर के अंदर, तो उसके या फिर ईंधन लेंगे तो 1 ग्राम लेंगे, उसका दहन होगा तो क्या होगा, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और उस ऊर्जा को अगर कैलोरी में या फिर जूल के रूप में नापते हैं तो वह मान क्या कहलाएगा, कैलोरी मान कहलाता है। जैसे कि जो 1 मोल जो ग्लूकोज रहता है C6H12O6, उसको जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 2800 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि भोजन के पाचन से मिलती है। अगला हम लोग देखेंगे, तीसरा है उदासीनीकरण की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण का मतलब है कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल लेंगे और उसको क्षार के 1 ग्राम तुल्यांक क्षार को लेंगे और उसके दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके उदासीनीकरण की क्रिया कंप्लीट करते हैं। तो वहाँ पे जो भी अम्ल रहेगा क्षार के द्वारा उदासीन हो जाएगा और उस क्रिया में जो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको बोलेंगे उदासीनीकरण की एंथैल्पी। तो इसके लिए देखते हैं HCl AQ का मतलब है एक्वा सॉल्यूशन या फिर जलीय विलयन। HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल का 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे प्लस यहाँ पे NaOH का एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं तो NaOH क्षार है, इसका 1 ग्राम तुल्यांक लेंगे। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इसका Na और इसका Cl बनाएंगे, NaCl, और इसका OH और इसका H मिल करके बनाएगा H2O। तो यहाँ पे NaCl बनता है जो कि उदासीन रहता है और H2O बनेगा, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो ये है 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल 1 ग्राम तुल्यांक क्षार क्रिया करके लवण, ये साल्ट के रूप में रहता है। इंग्लिश में बोला जाता है साल्ट और हिंदी में बोलते हैं लवण। और ये खाने का जो नमक होता है उसका सूत्र है और ये पीने के पानी का सूत्र है। तो लवण और पानी बनाते हैं, इस क्रिया को उदासीनीकरण की क्रिया कहेंगे। और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी डेल एच एन से प्रदर्शित करते हैं इसको, क्योंकि एन माने की न्यूट्रलाइजेशन, तो डेल एच एन माने की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो इसका मान जो रहता है -57.1 किलो जूल मिलता है, -57.1 किलो जूल इसका मान मिलेगा। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब भी रिएक्शन करेंगे इनके लिए उदासीनीकरण की एंथैल्पी का मान हमेशा -57.1 किलो जूल ही मिलेगा। तो उदासीनीकरण की एंथैल्पी का मान फिक्स होता है, इतना ही मिलेगा जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे जो एन न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी कहलाएगा। अब देखते हैं कि अम्ल या क्षार में से कोई एक अम्ल दुर्बल रहेगा और पूर्ण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए इतना ही मान मिलेगा। कोई भी प्रबल अम्ल लेंगे और प्रबल क्षार लेंगे, लेकिन अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है या क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है, तो इस स्थिति में जो दुर्बल रहेगा वो पूर्ण रूप से आनीत नहीं हो पाएगा और ऊष्मा का जो कुछ मान है वो परिवर्तन हो जाएगा और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की जो आनीकरण है उसके लिए कुछ मान वहाँ पे उपयोग हो जाता है
और उदासीनीकरण की एंथैल्पी है इससे कम हो जाएगी। कोई एक प्रबल है, कोई एक दुर्बल है, तो दुर्बल वाला अपघटित नहीं हो पा रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए, अपघटित करने के लिए, आयनित करने के लिए इसमें का कुछ ऊर्जा वहां पे उपयोग हो जाता है, और जो दुर्बल अम्ल के लिए उदासीनीकरण एंथैल्पी का मान मिलेगा वो इसके मान से कुछ कम मिलता है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद या तो 5, 2, 7 इस प्रकार से आ जाएगा और इसका मान इतना ही मिलता है। ये हो गया उदासीनीकरण की एंथैल्पी। अब देखेंगे विलयन की एंथैल्पी। तो विलयन की एंथैल्पी माने कि विलयन में विलय भी रहेगा और विलायक भी रहेगा। तो किसी भी पदार्थ को 1 मोल लेंगे और उसको विलायक में घोलेंगे तो बहुत सारा विलायक रहेगा उसमें। 1 मोल पदार्थ को घोलेंगे तो घोलने के लिए उसमें घोलेंगे तो उसमें ऊष्मा परिवर्तन होगा। वही ऊष्मा परिवर्तन जो विलयन बनेगा उस विलयन की एंथैल्पी कहलाएगा। और उसमें विलय का 1 मोल रहेगा और विलायक बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में रहता है। यहाँ पे विलयन बनाने के बाद जो विलायक की अल्प मात्रा मिलाई जाती है तो ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता। माने विलायक को उतनी मात्रा में लेंगे जिससे उसमें ऊष्मा परिवर्तन हो, और अधिक मात्रा मिलाने पे उसमें ऊष्मा का परिवर्तन नहीं होता है। उतनी अधिक मात्रा में विलायक को लिया जाता है। यहाँ पे जो KCl को जल में जब घोला जाता है, KCl रहेगा उसको सॉलिड रूप में रहता है। KCl यहाँ पे सॉलिड रूप में रहेगा प्लस एक्वा या फिर जल में जब उसको घोला जाता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा KCl का एक्वा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसके लिए KCl का जलीय विलयन बनाने के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है वो रहता है प्लस 18.6 किलो जूल इसका मान यहाँ पे रहता है। तो ये होता है KCl के लिए विलयन की एंथैल्पी। और जो विलयन की एंथैल्पी रहेंगे उसको AQ है। जब विलायक के रूप में जल को लेंगे तो AQ यहाँ पे लिखाएगा, और दूसरा विलायक को लेंगे जैसे बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, तो वहाँ पे AQ नहीं लिखाएगा। अब 5वां देखते हैं जलयोजन की एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे किसी भी सूखा या निर्जलीय, जिसको एनहाइड्रस बोलते हैं, जिसमें जल की मात्रा नहीं रहेगा उसको निर्जलीय बोलेंगे या फिर एनहाइड्रस बोलेंगे। तो किसी भी निर्जलीय लवण का 1 मोल हम लोग लेते हैं और उसको जल के कुछ निश्चित संख्या में अणुओं के साथ मिल करके वो क्या बनाएगा, जलीय लवण बनाता है। तो उसमें जो भी अभिक्रिया में परिवर्तन होगा जलयोजन की एंथैल्पी कहलाएगी। माने निर्जलीय लवण का भाग लेंगे, उसको जल में घोलेंगे तो जल के साथ मिल करके वह क्या बनाएगा, जलीय साल्ट या फिर जलीय लवण का निर्माण करता है, और उसमें जो भी ऊष्मा परिवर्तन होगा वह कहलाएगा जलयोजन की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो इसको डेल एच वाई डी या डेल एच हाइड माने कि हाइड्रेशन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहता है जलयोजन की एंथैल्पी। जब कॉपर सल्फेट जो कि सूखा रहता है, निर्जलीय रहेगा, उसको जल में मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन बन जाता है। जैसे कि CuSO4 ये सॉलिड है, प्लस इसको 5H2O 5 अणु जल के साथ इसको जब मिला देते हैं और जल रहता है लिक्विड रूप में, ये रहेगा सॉलिड रूप में, तो इससे क्या बनता है, कॉपर सल्फेट का
जलीय लवण या पेंटाहाइड्रेट इसका बन जाता है। CuSO4.5H2O, या CuSO4 और 5H2O डॉट के रूप में जुड़ जाते हैं तो ये कॉपर सल्फेट का जलीय लवण कहलाएगा। या पेंटा 5 ठोस जल के अणु के साथ जुड़ा है कॉपर सल्फेट, तो पेंटा 5 को बोलते हैं पेंटा, तो पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट कहलाएगा। और इसके लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, डेल एच का मान -78.2 किलो जूल यहाँ पे आता है। तो ये हो गया जलयोजन की एंथैल्पी। उसके बाद देखेंगे जालक एंथैल्पी या फिर जलयोजन की एंथैल्पी द्वारा विलयन की एंथैल्पी। तो आयनों के मध्य स्थिर विद्युत, जब आयनिक यौगिक को जल में घोला जाता है तो उसके साथ 2 प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। पहला क्या होगा, आयन है उसको हम लोग घोलते हैं किसी भी यौगिक में या जल में या विलायक में, तो आयन के बीच जो आकर्षण बल पाया जाएगा उसका पहले विघटन होगा। कोई भी आयन है तो इन आयन के अंदर ही जो आकर्षण बल पाया जाएगा उसका क्या होगा, विघटन होगा। पहले वो टूटेंगे, उसके बाद क्या होगा, विलायक के साथ जा करके घुलेंगे। तो पहला उसमें जो घटना होती है वो है आयनों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण का विघटन होगा। दूसरा है जालक एंथैल्पी उसमें पाई जाएगी, माने कि मानक परिस्थिति में जब 1 मोल आयनिक यौगिक को लेंगे और उसके गैसीय अवस्था में उसको आयनों के रूप में विघटित करेंगे तो जो भी उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होगी वह जालक एंथैल्पी कहलाएगी। माने कि आयनिक यौगिक का 1 मोल लेंगे और उसको गैसीय अवस्था में आयनों के रूप में तोड़ेंगे। आयनिक यौगिक को आयनों के रूप में तोड़ने के लिए जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होती है वहाँ पे वो उसकी कहलाती है जालक एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ लैटिस या फिर लैटिस एंथैल्पी। तो इसको जो प्रदर्शित करते हैं इसको लिखा जाता है डेल एल एच, माने कि लैटिस एंथैल्पी परिवर्तन। और जब इसको मानक स्थिति में करेंगे, मानक अवस्था में करेंगे तो यहाँ पे 0 भी लगेगा। जब NaCl है वो क्या है, आयनिक रूप में रहता है। NaCl जो है वो आयनिक है, NaCl है, तो इसको जब Na++Cl- के रूप में तोड़ेंगे तो NaCl ठोस रूप में रहता है, यह सॉलिड रूप में रहेगा। लेकिन जब Na+ और Cl- आयन बनेगा तो ये गैस रूप में और ये भी गैस रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी NaCl की जालक एंथैल्पी कहलाएगी। तो इसके लिए डेल एल एच 0 का मान इसके लिए जो होगा ये रहता है +788 किलो जूल पर मोल। माने 1 मोल NaCl के लिए जो लैटिस एंथैल्पी का मान है इतना पाया जाएगा। उसके बाद आता है कि आयनों का विलायकन या फिर जलयोजन। तो आयनों का विलायकन या जलयोजन देखेंगे तो विलेय और विलायक के बीच जो अंतर क्रिया होती है उसी के अंतर्गत ये आता है। तो जो आयन है वो आयनिक रूप से आयन में आ गया, ये आयनिक रूप था, फिर आयन के रूप में आ गया धन आयन और ऋण आयन के रूप में। उसके बाद जब वो विलायक में घोलेंगे तो विलायक के अणु के साथ घिर करके विलयन का निर्माण करते हैं। तो जब विलायक अणु और विलेय अणु, विलायक के अणु और विलेय के अणु के बीच क्या होगी, अंतर क्रिया होगी, तो उसी को बोलेंगे विलायकन या फिर जलयोजन। विलायकन
जब बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ईथर जैसे जब विलायक यूज होंगे तो वहाँ पे उसको विलायकन बोलेंगे। लेकिन जब विलायक के स्थान पर जल का उपयोग किया जाता है तो उसको बोला जाता है जलयोजन। तो इसको हाइड्रेशन भी बोलते हैं। तो डेल हाइड्रेशन H से प्रदर्शित इसको करते हैं। तो वही है विलायकन या फिर जलयोजन एंथैल्पी का मान। तो यहाँ पे जो विलायकन या फिर जलयोजन एंथैल्पी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? आणविक यौगिक को विलायक या जल में घोलेंगे तो जो ऊर्जा मुक्त होगी वो विलायकन या फिर जलयोजन एंथैल्पी कहलाएगी। अब बार्न-हार्बर चक्र द्वारा जालक एंथैल्पी की गणना। तो जो जालक एंथैल्पी रहता है उसकी गणना के लिए बार्न-हार्बर चक्र का उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा जालक एंथैल्पी की गणना करते हैं। जैसे सबसे पहले कोई आणविक यौगिक है तो आणविक यौगिक का निर्माण होता है। तो उसके लिए जैसे हम लोग एक उदाहरण देखते हैं K प्लस F माइनस, यह दोनों मिल करके बनाएंगे KF। तो KF जो है सॉलिड अवस्था में बनेगा यहाँ पे, और ये दोनों जो हैं गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो इन दोनों से मिल करके ये बन रहा है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों बनेगा। तो इसको तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी वो कहलाएगी जालक एंथैल्पी। तो इस जालक एंथैल्पी की जो गणना है उसको एक चक्र के द्वारा करते हैं जो बार्न-हार्बर चक्र कहलाता है, और यह आणविक यौगिकों के लिए ही ज़्यादातर उपयोग होता है। तो इसके जो बनने की क्रिया है उसको हम लोग एक और समीकरण से देखते हैं। तो वहाँ पे जो K रहता है सॉलिड रूप में रहेगा पोटेशियम आयन, और यहाँ पे आधा अणु फ्लोरीन आयन का रहता है F2 आयन का, तो फ्लोरीन गैस के रूप में रहेगा। और ये दोनों जो मिल करके KF या फिर पोटेशियम फ्लोराइड बनाते हैं। तो पोटेशियम फ्लोराइड जो बनता है इसके लिए ये सॉलिड रूप में रहेगा। तो इसके लिए जो डेल H का मान होगा, यहाँ पे ये सॉलिड है और ये गैस है, दोनों मिलकर सॉलिड KF बना रहे हैं। तो इसका निर्माण इसके अवयवों से हो रहा है, अवयवी कणों से। तो ये जो अवयवी कण हैं उनसे इसका निर्माण हुआ, तो ये कहलाएगा फॉर्मेशन की एंथैल्पी या फिर डेल HF फॉर्मेशन। तो इसका मान 562.6 किलो जूल 562.6 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। तो अब इसको अनेक स्टेप से मिल करके बनाते हैं। तो पहला स्टेप है, पहला जो पोटेशियम है यह जो ठोस रूप में है यह पहले इस रूप में ये बनेगा। तो इस समीकरण को इस रूप में लाना है। तो पहला क्या करेंगे, जो ये ठोस रूप में है उसको गैस रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे K जो सॉलिड रूप में है, यहाँ पे K किस रूप में आ जाएगा, गैसीय रूप में आ जाएगा। और गैसीय रूप में आएगा तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे डेल H सब्लिमेशन, माने कि ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। क्योंकि ठोस से कोई चीज सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये हो जाएगा डेल H सब्लिमेशन। तो इसका मान यहाँ पे आएगा, बुक में आप लोग देख लेना। दूसरा चीज क्या करना है कि यहाँ पे ये गैस रूप में आ गया, तो गैस रूप में ये भी है, अब ये आयन रूप में है तो इसको आयन के रूप में लाना है। तो क्या हो जाएगा, K यहाँ पे जो G है, यहाँ पे K प्लस G प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। K प्लस जो था प्लस आयन के रूप में आया, KG प्लस रूप में आया,
एक ठो प्लस आया है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी होगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनन की एंथैल्पी। तो आयनन को इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा आयनन की एंथैल्पी, क्योंकि यहाँ पे गैसीय अणु आयनिक रूप में आ रहा है, यहाँ पर आयनन की क्रिया हो रही है। अब ये के यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया। अब इसको इस रूप में लाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अगला स्टेप, इसको लेंगे 1/2 F2 और G। इसको लिए ये गैस रूप में है पहले, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे Fg के रूप में है, यहाँ पे F2G के रूप में है। तो यहाँ पे ये अणु के रूप में है F2, ये अणु है, और यहाँ पे F क्या है, परमाणु है। तो अणु रूप को परमाणु रूप में लाएंगे तो F2G है उसको Fg के रूप में यहाँ पे लाते हैं। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी डिसोसिएशन की एंथैल्पी कहलाएगी। तो HD, D का मतलब है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन की एंथैल्पी। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन का 2 ठो भाग लिया है और यहाँ पे 1 ठो फ्लोरीन बन रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंथैल्पी होगी उसका आधा मान लेते हैं। इसको बुक में आप लोग देखते जाना साथ में। अब ये Fg तो बन गया Fg, अब इसको माइनस रूप में लाना है इसको। तो चौथा क्या करेंगे, जो Fg है इस वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो प्लस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद F- G बनाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो एक ठो ऋण आवेश आ जाएगा, तो F- G यहाँ पे बना लेता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, यहाँ पे जो क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन को अपने में बांध रहा है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी परिवर्तन होगी डेल H, उसको इलेक्ट्रॉन Eg या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे माना जाता है। अब ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये वाला प्रोसेस होगा K + G + F - G, ये दोनों मिलके KFS, इसका निर्माण यहाँ पे हो रहा है। तो यही है बार्नहावर चक्र। तो इसमें हम लोग यहाँ पे जो ऊर्जा का मान मिला था, इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा मिलेगा इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, चारों से जो डेल H का मान मिलेगा उसको जब जोड़ेंगे, चिन्ह सहित जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद जो ऊर्जा का मान होगा वो इतना ही मिलता है। तो यहाँ पे प्रूफ होता है कि बार्नहावर चक्र से इसका निर्माण इस स्टेप से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया बार्नहावर चक्र द्वारा जालक ऊर्जा की गणना। अब छठवां देखते हैं, अणु भंजन की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अणु भंजन की एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो किसी भी अणु को उसके अवयवी तत्वों के गैसीय परमाणु में वियोजित करने पे होने वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह अणु भंजन की एंथैल्पी कहलाते हैं। अणु भंजन माने अणु को तोड़ करके परमाणु में बनाने से जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वह कहलाएगा अणु भंजन की एंथैल्पी, और यह गैसीय अवस्था में वियोजन होता है। यहाँ पे जो H2 गैस के रूप में है तो यह हो जाएगा 2H गैस के रूप में। H2 ये अणु के रूप में है और यहाँ पे Hg का 2 ठो परमाणु बन रहा है, तो ये अणु भंजन की एंथैल्पी कहलाएगी। और इसको डेल H A से प्रदर्शित करेंगे। A का मतलब है एटोमाइजेशन होता है, A का मतलब, और इसके लिए 435
किलो जूल मिलता है हाइड्रोजन के लिए। इसी प्रकार जो मेथेन है CH4, ये भी गैस रूप में है, तो ये हो जाएगा कार्बन C प्लस 4 ठो हाइड्रोजन, ये भी गैस रूप में आ जाएगा। और इधर CH4 अणु है, तो ये कार्बन का परमाणु और ये 4 ठो हाइड्रोजन का परमाणु, इसके लिए 1665 किलो जूल डेल एच ए का मान मिलेगा। तो ये हो गया एटोमाइजेशन की एंथैल्पी। अब जो अणु भंजन की एंथैल्पी है उसको बंध विघटन एंथैल्पी के समान भी रहता है। जब यहाँ पे जो NaS रहता है, Na जब सॉलिड रूप में रहेगा सोडियम, तो इसको गैसीय परमाणु के रूप में भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी के समान इसका मान मिलेगा और यहाँ पर अणु के बंध विघटन की एंथैल्पी के समान एटोमाइजेशन की एंथैल्पी मिलती है। तो ये हो गया अभिक्रिया की विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी। इसके अगली क्लास में देखेंगे प्रावस्था संक्रमण एवं एंथैल्पी परिवर्तन के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।